सर आपने 40 साल में पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को इवॉल्व होते हुए देखा है। तो मैं आपसे इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारी जनरेशन जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाती कि हम किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने कल संजीव सर से भी ये कहा कि आज यूपीआई एक नेसेसिटी है और हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन हमारी जनरेशन जो है विच इज़ द 90s जनरेशन, हमने फिर भी इस चीज़ को इवॉल्व होते हुए देखा है। लेकिन जो अगली जनरेशन है उसके लिए यूपीआई इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो उससे मैंने ये सीखा कि छोटे छोटे डेवलपमेंट्स को अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1980 में 1970s में इनफैक्ट ये कहा जाता था कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो था वो 97% पे था, और 97% पर टैक्स स्लैब होने की वजह से अंडरवर्ल्ड, क्राइम, ब्लैक मनी, ये सारा सब कुछ जो था वो बहुत ही गंभीर तरीके से हो रहा था। तो सर 1970s और 80s में, इनफैक्ट जब आपने एसबीआई ज्वाइन किया 1980s में, उस टाइम पर इंडिया में बिजनेस का माहौल कैसा था? देखिए उस समय हम लोग डेवलपमेंट स्टेज में थे और जितनी भी नीतियाँ थी उस समय की उनके हिसाब से एक सर्टेन थ्योरी थी जिसको आप कह सकते हैं सोशलिस्ट समाजवाद की या लेफ्ट ओरिएंटेशन ज़्यादा था। तो हर चीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल, और आप लोगों के पेरेंट्स ने वो जनरेशन देखी होगी, आप लोगों ने नहीं देखा है। इट वॉज ए कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी। तो हर चीज़ का कंट्रोल था। अगर आपको स्कूटर भी खरीदना है उसका भी कोटा होता था। अच्छा। या अलॉटमेंट जो है, बजाज जो आज आप देखते हैं, स्कूटर जो है लोग बुक करते थे और जब अलॉटमेंट मिल जाता था तो प्रीमियम पे बेच देते ब्लैक मार्केट में। अच्छा। हाँ, ये आपने सुना नहीं? 82 में 83 में आपको बजाज का स्कूटर नहीं मिलता था। स्कूटर का ब्लैक मार्केट था? स्कूटर का ब्लैक मार्केट था। चीनी का ब्लैक मार्केट था, सीमेंट का ब्लैक मार्केट था। तो लाइफ जो है आम आदमी की उसको कुछ अवेलेबल ही नहीं था, आप ये मान सकते। क्यों ऐसा सर? क्योंकि जो इकोनॉमी का मॉडल राइटली या रॉन्गली व्हाटएवर जो अडॉप्ट किया गया वो सोशलिस्ट मॉडल था। सोशलिस्ट मॉडल क्या होता है? उसके सोशलिस्ट मॉडल में तो ये है कि भाई आपको जो है ना सबको सबकी ज़रूरत के हिसाब से मिलना चाहिए, सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, प्राइवेट एंटरप्राइज को आप जो है शक की निगाह से देखेंगे। ओके। प्राइवेट एंटरप्राइज को फ्लश नहीं करने पड़ेंगे, सरकारी अफसर बताएगा आपको कि आपको कितनी कैपेसिटी लगानी है, वो ये बताएगा आपको कहाँ लगानी है। जिसने कभी बिजनेस नहीं करा लाइफ में और फाइल ही पुश कर रही हो तो वो आपको क्या बताएगा। लेकिन सिस्टम ही ये था कि सरकार जो है उसमें ये फीलिंग थी कि सब कुछ हम जानते हैं, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। किस चीज़ का कितना प्रोडक्शन होगा वो इंपोर्ट आप कर नहीं सकते, टैरिफ्स बहुत हाई थे, इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल था। बहुत कुछ ही ज़रूरी चीज़ों का आप आयात कर सकते थे। तो टैरिफ बैरियर्स जो कहलाते हैं, टैरिफ 200% 300% किसी चीज़ के इंपोर्ट करने में था। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो इकनॉमी उस समय बनी वो इस तरह की इकनॉमी बनी जिसमें सरकारी नियंत्रण की वजह से आम आदमी के लिए कुछ भी अच्छा अवेलेबल नहीं था। हर चीज़ की शॉर्टेज थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि शॉर्टेज में ना हो। अगर आपको घर का फर्श भी ठीक कराना है तो पहले आपको 5 सीमेंट के बैग्स का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लाइसेंस टू गेट 5 सीमेंट बैग्स। सो दैट वाज द सिचुएशन। वरना आपका घर का फर्श जो है वो टूटा पड़ा रहेगा। चीनी आपको लेनी है तो राशन की लाइन में आधी जनता जो है हिंदुस्तान की वो चीनी के लिए लाइन में लगी रहती थी। तो हर चीज़ के लिए लाइन में लगे रहते थे लोग। अगर कोई भी चीज़ हो, रेलवे का सिस्टम हो, रिजर्वेशन का, बैंकिंग हो, तो इट वाज ऑल वेरी बैकवर्ड। मॉडर्नाइजेशन नहीं था। सर अगर सबको पता था कि हालत इतनी ख़राब है, जैसे आपने कहा कि सोशलिस्ट रिफॉर्म का फिलॉसफी ही ये था कि आम आदमी को मिलना चाहिए सब कुछ और सबको सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर भी हमने 1947 से लेकर 1991 तक, यानी कि 40 साल, व्हाई डिड वी स्टिक विद द सोशलिस्टिक रेजिम? अब ये तो उस समय के जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और थिंकर्स, जो भी उनकी थिंकिंग हो, एक तो ये था कि 1947 में जब आज़ाद हुआ, मेरा ये प्रिजम्पशन है, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये प्रिजम्पशन है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक शक की भावना
थी बिकॉज इंडिया को पूरी तरह जो है एक्सप्लॉइट किया गया बाय ए वेस्टर्न पावर। तो नेचुरल है कि जो अब एक कंट्री जब इमर्ज हुआ तो उनके लिए एक शक। देन उस समय कम्युनिज्म जो है वो फैशन में था। रशिया चाइना तो दो फिलॉसफी थी, एक वेस्टर्न वर्ल्ड की थी लेड बाय अमेरिका, एक लेड बाय रशिया एंड लेटर ऑन बाय चाइना। तो चाइना वाज आल्सो इन ए सिमिलर सिचुएशन 79 तक, जब तक कि डेंग आके और उन्होंने रिफॉर्म नहीं किया। तो चाइना का भी सिस्टम मोरलेस यही था, लेकिन दुनिया भर में ये रियलाइजेशन हो गया कि ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, इससे गरीबी दूर होने वाली नहीं है। और जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने जो अपने सिस्टम अडॉप्ट करा है उसमें जो उनकी आर्थिक प्रगति है वो बहुत तेज़ी से हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा यूरोप का डिवास्टेशन था, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम समय में सब लोग अपने देश में प्रगति करके और अपने पैरों पे खड़े हो गए। जर्मनी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो वेस्ट जर्मन और ईस्ट जर्मन में बीच में बर्लिन वॉल थी। तो पश्चिमी जर्मनी का जो डेवलपमेंट था और ईस्ट साइड का जो डेवलपमेंट था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो वो बड़ा क्लियर हो गया था, और जो सिस्टम था कम्युनिज्म और सोशलिज्म का वो कोलैप्स होना शुरू हो गया, जिसमें फिर सोवियत रूस का डिसइंटीग्रेशन हुआ 90 में। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक ट्रेंड के साथ गए, और वो ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं साबित हुआ रेट्रोस्पेक्ट में अगर देखें। और ज़्यादा कंट्रोल, जो आपने टैक्स रेट का बात किया 97%, वो वर्क ही नहीं करता। आज अगर आप 97% टैक्स कर दे तो फिर वही शुरू हो जाएगा, ब्लैक मार्केट शुरू हो जाएगा। लोग हर तरह से कोशिश करेंगे कि भाई ये तो बड़ा अनफेयर है कि आदमी काम करेगा और उसको जो है 2.5% अपने लिए रखेगा और 97.5% जो है वो सरकार को देगा। तो ये कौन सा सिस्टम? तो वो सिस्टम चलने वाला नहीं था, और इसीलिए ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, ब्यूरोक्रेट्स का करप्शन, ये सब अपना चल रहा। और सिचुएशन भी काफ़ी जो उस समय था कंट्री में, पॉलिटिकली ऑल्सो स्टेबिलिटी कम थी। जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट हुआ, इमरजेंसी लगी, तो बहुत कुछ हुआ उस पीरियड में। वी आर विटनेस टू सो मैनी थिंग्स ऑफ दैट पीरियड। और एजिटेशंस बहुत होते थे, लॉकआउट्स बहुत होते थे, लेबर अनरेस्ट बहुत था। 80s में टेक्सटाइल मिल्स में दत्ता सामंत का पीरियड था। क्या था सर वो? उसमें भी जो ट्रेड यूनियंस थी और वो बहुत स्ट्रांग थी, मैनेजमेंट्स उनके सामने कमज़ोर पड़ जाते थे। बैंकों में भी यही स्थिति थी। और उस प्रोसेस में अगेन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये हुआ कि बॉम्बे में सारी टेक्सटाइल मिल बंद हो गई। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ट्रेड यूनियन क्या था और इससे मैनेजमेंट को क्या प्रॉब्लम होता था, क्यों बंद हो जाती थी कंपनीज? नहीं, मैनेजमेंट का जो ट्रेड यूनियन का वो ये है भाई, उन्हें वर्कर्स का इंटरेस्ट देखना है, ठीक है, एंड विच इज़ ए लेजिटिमेट एस्पिरेशन। क्योंकि ट्रेड क्या बोलते थे कि सैलरी बढ़ा दो, वेज बढ़ा दो या कुछ भी बढ़ा दो। और मैनेजमेंट्स जो है उसमें भी कुछ प्रोग्रेसिव होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो ये तो एक मैनेजमेंट का भी एक जिम्मेदारी होती है कि वर्कर्स को साथ लेके चलें। और अगर वो कोई ट्रेड यूनियंस उनको रिप्रेजेंट कर रही है तो उनका जो विचार है या जो मांग है वो उसको कहाँ तक रीज़नेबल है, या आपकी जो एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन मैंने बैंकों में भी बहुत पास से नज़दीक से देखा है कि ट्रेड यूनियंस का जो एटीट्यूड उस समय था वो मिलिटेंसी का पीरियड था। मिलिटेंसी? हाँ, मतलब देयर कैन बी वायलेंस इफ़ यू डोंट गिव इन टू देयर डिमांड्स, और समटाइम्स रीजनेबल, समटाइम्स अनरीजनेबल। तो अल्टीमेटली कम से कम एटलीस्ट आई कैन से कि टेक्सटाइल मिल्स के लिए तो वहाँ पे वो काउंटर प्रोडक्टिव ही हुआ और मिल्स बंद हो गई। और मिल्स के मैनेजमेंट को अगर ब्लेम किया जाए, उन्होंने ना तो मॉडर्नाइजेशन किया, कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई। वो बढ़ाते कैसे? क्योंकि पहले उन्हें हर चीज़ के लिए सरकार से अप्रूवल की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे वातावरण में भारत उस समय था जिस समय कि हम लोग गरीब थे, आत्मनिर्भर नहीं थे। जो लाइफ स्टाइल आज आप हर एक का नहीं, लेकिन फिर भी एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो उनका आप लाइफ स्टाइल देखते हैं, तो ये लाइफ स्टाइल तो था नहीं। सब आदमी जो है, एक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अभाव की ज़िंदगी में रहता।
तो एक टफ पीरियड से हम लोग गुजरे और ज़्यादातर लोग, बहुत कम लोग थे जिनके पास इवन अगर आप देखें मारुति जब आई है 84 में, तो उससे पहले आपके पास बस एक एम्बेसडर और फिएट और बहुत कम लोगों के पास होती है। करेक्ट। तो कुछ था नहीं, मतलब अगर इफ आई टू से 75 में 80 में कुछ था नहीं, अलावा स्ट्रगल। Hi guys, thank you so much for watching the Indian Business Podcast. If you find value in our work, please hit that subscribe button, because for you it might be a zero effort task, but for us that subscriber count is an important instrument to get great guests to our podcast and to make this podcast better for you. So if you find value, please subscribe.